सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और सभी का जो है ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें आप सभी का स्वागत है। तो हम साथियों कल पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने उसका प्रारंभिक जीवन और उनका जो शासन है, उनका जो विधिवत राज्याभिषेक है, वह पूरा हमने जान लिया था, पढ़ लिया था। तो साथ में भी पढ़ा था कि 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग से महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शिरोमणि है, इन्होंने वहां से अपना शासन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उसी वक्त आगरा में जो मुगल सम्राट अकबर थे, उनकी निगाह मेवाड़ के इस महाराणा प्रताप पर पड़ती है। तो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजते हैं। और वह 4 शिष्टमंडल आते हैं तो उनमें सबसे पहले आता है जलाल खां कोरची, और उसके बाद में आता है मिर्जा राजा मान सिंह, और उसके बाद में आता है भगवान दास, और उसके बाद में आते हैं टोडरमल। यानी ये जो 4 शिष्टमंडल हैं, ये महाराणा प्रताप के पास आते हैं उसकी अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए। लेकिन ये मतलब जो ये शिष्टमंडल आता है, ये मतलब असफल होता है, इनका कोई भी हल नहीं निकलता है। यानी महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और फिर ये चारों के चारों वापस अकबर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं, और फिर अकबर मतलब महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपना अगला सैन्य अभियान भेजता है, जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो वह सैन्य अभियान आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। तो साथियों, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, यह कब लड़ा गया था? यह हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और इस युद्ध को सभी विचारक मानते हैं, यानी सभी इतिहासकार इसकी सहमति प्रदान करते हैं कि ये जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध है, यह 18 जून 1576 को लड़ा गया था। लेकिन एक विद्वान और है जो ये मानते हैं कि 21 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया था। तो वह जो इतिहासकार है, उसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा है जो यह मानते हैं कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, ये 1576 में लड़ा गया था। लेकिन अपने एग्जाम में अगर ये आ जाए, अगर किसी के नाम से पूछ लिया जाए, तब तो हमको क्या करना है, 21 जून 1576 करना है। और अगर ऐसी आ जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तब हमको करना है 18 जून 1576। लेकिन इस स्थिति में ये जो गोपीनाथ शर्मा है, ये 21 जून क्यों मानता है, इसका भी कारण है। ये मानता है कि जब वो महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना का आमना सामना हुआ था, वह तो कब हुआ था, 18 जून को हुआ था। लेकिन जो असली युद्ध है वह 21 जून को हुआ था। यह कौन मान रहा है? गोपीनाथ शर्मा मानता है। लेकिन जो सभी इतिहासकार है, वह यही मानते हैं कि जो युद्ध है, यह 18 जून 1576 को हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं कि जो ये स्थान है, यानी जो हल्दी घाटी का क्षेत्र है, यह कहां पर पड़ता है। तो देखिए, जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, यह खमनोर तहसील जो राजसमंद जिले में पाई जाती है, राजसमंद जिले में पाई जाती है। और इस खमनोर तहसील के पास में क्या एक नदी बहती थी, जिसका नाम था बनास नदी। बनास नदी। और इस बनास नदी के पास ही एक क्षेत्र था, जिसको कहते हैं रक्त क्षेत्र, रक्ततलाई क्षेत्र। रक्ततलाई क्षेत्र था। तो इस जगह पर क्या हुआ था, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यानी जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है, यह राजसमंद की खमनोर तहसील के पास बनास नदी के किनारे रक्ततलाई क्षेत्र में 18 जून 1576 को हुआ था। तो साथियों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो ये रक्ततलाई है, इनको क्या कहते हैं, यह एक बनास नदी का कांटेदार मार्ग होता है।
बनास नदी का कांटेदार मार्ग है और उसको क्या कहते हैं? रक्ततलाई कहते हैं। बनास नदी के कांटेदार मार्ग को क्या कहा जाता है? रक्ततलाई क्षेत्र कहा जाता है। और साथियों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक दूध तलाई क्षेत्र भी है, और वह कौन से जिले में है? वह उदयपुर जिले में है। ये तो हो गया यहाँ तक। और फिर देखिए आगे देखिए कि कई विद्वान यह भी मानते हैं कि खमनोर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ी, तो इन दोनों के बीच एक संकरी क्या थी? घाटी थी। क्या थी? एक संकरी यानी छोटी सी क्या थी? घाटी थी। और उसी घाटी का क्या नाम था? हल्दी घाटी था। और इसी घाटी के पास यानी इसी घाटी के मध्य क्या लड़ा जाएगा? ये अपना हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाएगा महाना प्रताप और अकबर के सेनापति जो भेजता है मानसिंह के, उसके बीच। तो आगे देखिए यहाँ तक तो हो गया। फिर हम आगे देखते हैं कि जो ये हल्दी घाटी का क्षेत्र है इसको कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। हमारी जो राजस्थान की हर एग्जाम में मतलब इनमें से एक ने क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हल्दी घाटी का क्षेत्र है इसको कौन कौन से उपनामों से पुकारा जाता है। तो देखिए, तो हल्दी घाटी के जो उपनाम है, हल्दी घाटी के उपनाम है, तो इनमें देखिए हल्दी घाटी की जो क्षेत्र है तो इनमें इसके उपनाम है। तो इनमें सबसे पहले आते हैं कि मेवाड़ की थर्मोपली, यानी हल्दी घाटी के क्षेत्र को मेवाड़ की क्या कहा जाता है? थर्मोपली कहा जाता है। थर्मोपली कहा जाता है। और ये ऐसा कहने वाले कौन थे? ये राजस्थान के इतिहासकार थे जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड है। और इन्होंने क्या कहा है? जो ये हल्दी घाटी का क्षेत्र है इसको मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। तो साथ ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो थर्मोपली है यह क्या एक यूनान क्षेत्र था और उस क्षेत्र में एक मतलब वहां पर ये युद्ध स्थल था। उस यूनान क्षेत्र में एक युद्ध स्थल था, थर्मोपली को कहते थे। तो इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने भी क्या कहा है? इस हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। अगला आता है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध कहा है? इस हल्दी घाटी के क्षेत्र को गोगुंदा का युद्ध कहने वाले थे बंदायनी। कौन थे? बंदायनी ने क्या कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। और बंदायनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है, साथियों जो बंदायनी है इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है मुक्त ख्वाब उत त्वारिक एक किताब है। और इस किताब को लिखने वाले कौन थे? बंदायनी थे। और इस जो किताब है इस किताब में जो हल्दी घाटी का युद्ध का जो वर्णन है यह प्रत्यक्ष वर्णन किया है हल्दी घाटी का। प्रत्यक्ष वर्णन हल्दी घाटी युद्ध का, यानी जो बंदायनी है इन्होंने जो हल्दी घाटी के युद्ध का क्या किया है? प्रत्यक्ष वर्णन किया है। और उस पुस्तक का क्या नाम है? मुक्त ख्वाब उत तारिक। अब आगे आता है खमनोर का युद्ध किसने कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। किसने कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। अबुल फजल की जो एक पुस्तक थी जिसका नाम था आईने अकबरी, और उस पुस्तक में इस हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। और अगला आता है अपना रक्ततलाई युद्ध और बनास का युद्ध। रक्ततलाई युद्ध और बनास का युद्ध जिसने कहा है उस इतिहासकार का नाम है गोपीनाथ शर्मा।
क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। इस गोपीनाथ शर्मा ने जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है इसको रक्त तलाई युद्ध और बनास का युद्ध कहा है। अगला है हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध, यह भी मतलब हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। ये सातवें अपने उपनाम हो गए, जिसमें मेवाड़ के थर्मोपली का कर्नल जेम्स टोड ने, गोगंदा का युद्ध कहा बंदायनी ने, कमनौर का युद्ध कहा अबुल फजल ने, और रक्तलाई युद्ध व बनास का युद्ध कहा गोपीनाथ शर्मा ने, और हाथियों का युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। आगे देखिए, फिर आगे आता है कि किस किस के मध्य हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह किस किस के मध्य हुआ था, तो आपको साथ में ज्ञात होना चाहिए जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह किसके मध्य हुआ था। हाँ, पहले देखिए इसमें रूपरेखा। रूपरेखा क्या बनाते हैं अकबर कि उस समय अकबर कहाँ थे? आगरा में थे, और वह आगरा से फिर वो कहाँ आते हैं? अजमेर में आते हैं। कहाँ आते हैं? अजमेर में आते हैं, और अजमेर में वह कहाँ आते हैं? अकबर का किला में। अकबर का किला में यहाँ पर वो क्या करते हैं? मुगल सम्राट अकबर आते हैं, और यहाँ पर क्या बनाते हैं? रणनीति बनाते हैं कि मतलब हमें किसके साथ युद्ध करना है, कौन मतलब सेना में आगे रहेगा, कौन सेना में पीछे रहेगा, कौन किसको सेनापति बनाया जाएगा, किसको सेनापति नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसी मतलब रूपरेखा बनाते हैं। कौन बनाता है? अकबर बनाता है। तो साथियों आपको ये मालूम होना चाहिए जो ये अकबर का किला है इसको एक नाम से और पुकारा जाता है। किस नाम से? मेगजिन दुर्ग। यानी अकबर के जो किला है इसको मेगजिन दुर्ग भी कहा जाता है और दौलत खाना भी कहा जाता है। दौलत खाना भी कहा जाता है। और ये जो अकबर का किला है इस किले को वो सम्राट अकबर ने कब बनाया था? 1570 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। किसका? अकबर के किले का। और फिर आगे देखिए, जो महाराणा प्रताप है वह अपनी रूपरेखा कहाँ बनाते हैं? महाराणा प्रताप है वह रूपरेखा बनाते हैं कुंभलगढ़ में। कहाँ बनाते हैं? कुंभलगढ़ में वह अपनी क्या बनाते हैं? रूपरेखा बनाते हैं। हाँ, तो आगे देखिए, जो प्रताप रूपरेखा बनाता है वो कहाँ बनाता है? कुंभलगढ़। क्या लिख दिया मैंने? कुंभलगढ़ दुर्ग में इस हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाता है? रूपरेखा बनाता है। जो ये अकबर था इसका उद्देश्य क्या था? इस हल्दी घाटी से के युद्ध का इसका एक ही उद्देश्य था कि हम कैसे भी करके जो महाराणा प्रताप है उसको क्या बनाएंगे? बंदी बनाएंगे। महाराणा प्रताप को क्या बनाएंगे? बंदी बनाएंगे, और बंदी बनाकर कहाँ लाएंगे? अपने पास लाएंगे, और बंदी बनाकर उसको अपने अधीनता स्वीकार करवाएंगे। ऐसा इसका क्या था? अकबर का उद्देश्य था। लेकिन उधर जो महाराणा प्रताप है इसका उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप का उद्देश्य था कि हम कैसे भी करके जो ये मुगल सेना है इसको हम अपने इस मेवाड़ क्षेत्र से क्या करेंगे? यहाँ से खदेड़ेंगे, यहाँ से भगाएंगे। ये किसका उद्देश्य था? प्रताप का उद्देश्य था। अब आगे देखिए, इतना होने के बाद में अब अकबर अपनी रूपरेखा बनाता है और इधर महाराणा प्रताप अपनी भी रूपरेखा यानी अपनी रणनीति बनाता है। तो देखिए, इधर अकबर अपनी रूपरेखा बनाता है और इधर अपनी महाराणा प्रताप अपनी रूपरेखा यानी अपनी रणनीति, युद्ध की जो रणनीति है वह बनाता है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो जैसे मान लीजिए सैनिक है, इनमें जो सबसे आगे का जो भाग होगा उसको कहा जाएगा हरावल भाग यानी हरावल दस्ता, और जो पीछे का भाग है इसको कहा जाएगा चंदावल। क्या कहा जाएगा? चंदावल भाग
यानी जो अकबर है अपनी सेना के क्या बनाता है, दो भाग बनाता है। एक का नाम था हरावल भाग और दूसरे का नाम था चंदावल भाग। हरावल भाग है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं, मिर्जा राजा मान सिंह करते हैं, मिर्जा राजा मान सिंह करते हैं। और ये चंदावल भाग है, इसका नेतृत्व करते हैं आसफ खां। कौन करते हैं, आसफ खां। यानी जो हरावल भाग है इसका नेतृत्व करते हैं मान सिंह और चंदावल भाग का नेतृत्व करते हैं आसफ खां। और ये मान सिंह है, इसको क्या बनाया जाता है, इस हल्दी घाटी जो युद्ध की रणनीति बन रही है और इस युद्ध के में इसको क्या बनाया जाता है, सेनापति बनाया जाता है। और आसफ खां को क्या बनाया जाता है, कमांडर बनाया जाता है। उसको हम कहते हैं जनरल भी कहते हैं। तो ये हरावल भाग है, इसको अग्र भाग कहते थे, यानी आगे का भाग, यानी ये सेना खड़ी है और इसके आगे का भाग को हरावल भाग कहलाता था और पीछे का भाग क्या, चंदावल भाग कहलाता था। और इसका कमांडर बनाते हैं आसफ खां को और आगे के भाग का बनाते हैं जो हरावल भाग है इसको बनाते हैं मान सिंह को सेनापति। इधर देखिए जो अपना महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है, यह अपने दो भाग बनाता है। देखिए सबसे पहले आगे का भाग है जिसको कहते हैं हरावल भाग, और एक होता है पीछे जिसको कहा जाता है चंदावल भाग, और एक तो हरावल भाग हो गया और एक चंदावल भाग हो गया और एक क्या हो गया, हरावल भाग हो गया। ये हरावल भाग है यानी आगे का भाग है, यानी आगे यानी प्रताप की सेना में सबसे आगे कौन रहेगा, तो वह एक ही मुस्लिम था जिसका नाम था हाकिम खां सूरी। क्या नाम था, हाकिम खां सूरी। यह क्या करता है, इस हरावल भाग का नेतृत्व करता है। तो जिसमें महाराणा प्रताप जो हाकिम खां सूरी है, इनको क्या बनाते हैं, सेनापति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेनापति बनाते हैं। किसका, प्रताप अपने जो क्षेत्र का है इसका हाकिम खां सूरी को क्या बनाते हैं, सेनापति बनाते हैं। और जो मध्य में भाग है इसमें प्रताप खुद स्वयं रहते हैं। प्रताप खुद स्वयं अपने इस भाग में रहते हैं और इस भाग को क्या कहते हैं, ढोलान कहते हैं। क्या कहते हैं, ढोलान कहते हैं। जो प्रताप का मध्य में भाग था इसको क्या कहते हैं, ढोलान कहते हैं। और लास्ट में है चंदावल भाग, अंत में क्या है, चंदावल भाग। और इसका नेतृत्व करता है भील राजा। आपको ज्ञात होगा भील राजा था जिसका नाम था वो कुंजा जी। क्या नाम था, कुंजा जी। भील राजा कुंजा जी इस भाग का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और फिर आगे देखिए जो अकबर की सेना थी, अकबर की सेना ही, तो इनमें इस मान सिंह को सेनापति बनाते हैं। तो मान सिंह इसमें अपने एक हाथी ले जाता है जिसका क्या नाम है, मर्दाना हाथी है। मर्दाना हाथी है जो किसका हाथी है, मान सिंह का हाथी है जो इस युद्ध में ले जाता है। और इधर प्रताप के पास में एक हाथी है जिसका क्या नाम था, राम प्रसाद था। क्या नाम था, राम प्रसाद हाथी था। यह प्रताप के पास एक हाथी था जिसका नाम क्या था, राम प्रसाद था। और जो राम प्रसाद हाथी है, बताया जाता है कि इस युद्ध में इस राम प्रसाद हाथी को फिर अंत में कौन ले जाता है, अकबर ले जाता है। और उसका नाम वहां पर अपने पास ले जाकर इसका नाम क्या कर देता है, पीर प्रसाद कर देता है। क्या कर देता है, पीर प्रसाद इसका नाम कर देता है। और साथ ही आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए इसके पास, महाराणा प्रताप के पास एक दूसरा हाथी और था जिसका नाम था लूणा। क्या था, लूणा। लूणा महाराणा प्रताप के पास एक दूसरा हाथी था जिसका नाम लूणा था। और इसके पास एक घोड़ा भी था, यानी महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा भी था जिसका नाम क्या था,
चेतक था, चेतक घोड़ा, यानी ये इसके पास क्या थे, परिवहन के मतलब युद्ध करने के मतलब साधन थे। और बताया जाता है कि जो महाराणा प्रताप की जो इनमें सेना का अनुपात है, यानी एक हमारा इतिहासकार हुआ, इसका नाम है कविराज श्यामल ददवाड़िया, कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया। तो इन्होंने यह बताया कि जो इस समय महाराणा प्रताप के पास सेना बहुत कम थी, यानी महाराणा प्रताप के पास अकबर के मामले में यानी बहुत कम सेना थी। तो बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के पास कम से कम 80,000 क्या थे, सैनिक थे, 80,000 सैनिक थे। और इसके पास अकबर के पास कम से कम 3.4 लाख यानी 3,40,000 के लगभग क्या थी इनके पास सैनिक थे। तो साथियों अब देखिए आगे कि अजमेर में और कुंभलगढ़ में, अजमेर और कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप और अकबर इन दोनों ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली, यानी किसको सेनापति बनाना है, किसको सेनापति नहीं बनाना है, किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है। और फिर बताया जाता है कि अजमेर यानी जो अकबर है वह मान सिंह को सेनापति बनाकर अजमेर से भेजता है। और अजमेर में यानी अजमेर से निकलकर मान सिंह कहाँ पहुंचता है, मांडलगढ़ पहुंचता है। अजमेर से निकलकर मान सिंह कहाँ पहुंचता है, मांडलगढ़ पहुंचता है, मांडलगढ़ पहुंचता है। और मांडलगढ़ साथियों आपको मालूम होगा कि यह कौन से जिले में है, यह भीलवाड़ा जिले में है। मांडलगढ़ है यह भीलवाड़ा जिले में है। और यहां से मतलब ये जो मान सिंह है, मान सिंह जो अकबर का सेनापति था, सेनापति बनाकर भेजता है, मांडलगढ़ आ जाते हैं। और मांडलगढ़ में यह यहाँ पर क्या करते हैं, युद्ध की रणनीति बनाते हैं और यहाँ पर पहाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं। क्या लेते हैं, पहाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं। वो प्रशिक्षण इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ये अकबर की जो सेना थी यह यानी पहाड़ों में लड़ना नहीं जानती थी लड़ना, क्योंकि ये सिर्फ मैदानी भागों में लड़ाई लड़ना जानते थे। तो इसलिए यहाँ मांडलगढ़ लाकर ये मान सिंह क्या करता है, उस पूरी सेना को क्या देता है, यहाँ पर पहाड़ी प्रशिक्षण देता है। और साथ ही ये पहाड़ी प्रशिक्षण कम से कम 2 महीने चला था। यह पहाड़ी प्रशिक्षण कम से कम 2 महीने यहाँ पर पहाड़ी प्रशिक्षण दिया गया था। और फिर पहाड़ी प्रशिक्षण यहाँ पर ले लिया जाता है। और फिर यह पहाड़ी प्रशिक्षण लेने के बाद में जो अकबर की सेना है यह अपने पहाड़ी प्रशिक्षण लेने के बाद में अपना अंतिम शिविर, यानी जो अकबर की सेना है अपना अंतिम शिविर कहाँ स्थापित करती है, यानी मंडलगढ़ से ये निकल पड़े, यानी भीलवाड़ा से निकल कर कहाँ गए, अपना अंतिम शिविर कहाँ करते हैं, यह मोलेला गांव में करते हैं। कहाँ करते हैं, मोलेला गांव में करते हैं। और ये साथ ही मोलेला गांव है, यह कहाँ है, यह राजसमंद में है। मोलेला गांव है, ये कहाँ पर है, राजसमंद में ही है। और साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो मोलेला गांव है यह एक और चीज से भी विख्यात है। तो यहाँ पर क्या है, टेराकोटा पद्धति आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि जो टेराकोटा पद्धति है और मरण मूर्तियां यहाँ पर क्या है, बनती है। इस मोलेला गांव में टेराकोटा पद्धति की मरण मूर्तियां बनाई जाती है। तो ये अंतिम शिविर ये महाराणा अकबर के जो सेनापति है मान सिंह, ये मोलेला गांव में अपना अंतिम शिविर लगाते हैं। और फिर आगे देखिए, और उधर जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप थे वह क्या करते हैं, महाराणा प्रताप है वह क्या करते हैं कि वो कुंभलगढ़ दुर्ग से निकलकर, कुंभलगढ़ दुर्ग से निकलकर, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में इन्होंने अपनी युद्ध की जो रणनीति थी वो मतलब बना ली थी कि हमें मतलब जो आगे वो क्या नाम था उसका,
हाकिम का सुर है उसको क्या बनाएंगे, सेनापति बनाएंगे। और पीछे पीछे यानी जो अंत में कौन रहेगा, भील राणा पुंजा रहेगा। और मध्य में किस, जो पूरी जो सेना है उसका नेतृत्व कौन करेगा, महाराणा प्रताप खुद स्वयं उसका नेतृत्व करेंगे। और ऐसी रणनीति बनाकर फिर प्रताप क्या करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग से निकलकर कहाँ आ जाते हैं, लोसिंग गांव में आते हैं। कहाँ आते हैं, लोसिंग गांव में आते हैं। यानी लोसिंग गांव में आकर महाराणा प्रताप क्या डालता है, पड़ाव डालता है। जैसे अकबर ने मोलेला गांव में पड़ाव डाला था, वैसे ही महाराणा प्रताप क्या है, लोसिंग गांव में आकर पड़ाव डालते हैं। वही लोसिंग गांव है, यह कहाँ पड़ता है, यह भी राजसमंद में ही पड़ता है। अब साथियों इधर अकबर था और इधर प्रताप है। और साथियों आपको ये मालूम होगा फिर क्या होता है, अब 18 जून और 1576 को ये युद्ध क्या है, लड़ा जाएगा महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच। तो आगे देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इधर प्रताप है, तो इस प्रताप की जो मध्य की सेना है इनमें कौन रहेगा, प्रताप खुद रहेगा। और आगे किसको रखेगा, हाकिम खां सुर को रखेगा। हाकिम खां सूरी को आगे नेतृत्व करेगा। और जो पीछे है यहां पर कौन रहेगा, भील राणा पुंजा। भील राणा पुंजा यह यहाँ पे नेतृत्व करेंगे। और इसका जो हमने पीछे पढ़ा था कि यह तो है कहलाएगा हरावर भाग और यह कहलाएगा चंदावर भाग। और जो महाराणा प्रताप जिस भाग का नेतृत्व करेंगे उसको कहा जाएगा ढोलान। क्या कहा जाएगा, ढोलान। इसको कहा जाएगा ढोलान। और इधर है अपना अकबर। अकबर की जो सेना है, अकबर की जो सेना है इसमें सबसे जो आगे का भाग है जिसको कहा जाता है हरावर भाग, इसका नेतृत्व करेगा मानसिंह। मानसिंह करेगा, जिसने मानसिंह करेगा, जिसने अकबर ने क्या इसको सेनापति बनाकर भेजा है। सेनापति बनाकर अकबर ने भेजा है। और अंत में कौन रहेगा, आसफ खां रहेगा। आसफ खां रहेंगे, जो क्या कहलाएगा, चंदावल भाग कहलाएगा। चंदावल भाग कहलाएगा। तो इन दोनों के मध्य मतलब ये अपना जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये लड़ा जाएगा। अब साथियों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप है युद्ध करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं, तो इस समय जो महाराणा प्रताप है इसके पास में यानी इसके साथ कौन कौन गए थे, यानी जो महाराणा प्रताप है इनके साथ कौन कौन गए थे। तो इनमें आपको सबसे पहले जिसका नाम आता है वह राम सिंह तंवर। राम सिंह तंवर, राम सिंह तंवर। और दूसरा है रामरख पंवार। रामरख पंवार। तीसरा है झालामान। झालामान। और एक था विदा। झालामान और झाला विदा। और एक था अखीराज सोनगरा, जो महाराणा प्रताप का नाना था, अखीराज सोनगरा। ये सब क्या करते हैं, महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं। तो आगे देखिए, और इधर अकबर के साथ कौन आता है, फिर मान सिंह साथ कौन आता है, मान सिंह कुछ सेनापति था। और इधर आसफ खां चंदावल था। और इसके साथ में और भी है, जैसे वो मैतर खां, यानी 3-4 लोग सेना के इसके साथ भी आते हैं। तो फिर बताया जाता है कि 18 जून 1576 को 8 बजे यानी 18 जून 1576 को 8 बजे इन दोनों सेनाओं का क्या होता है, आमना सामना
होता है। इन दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है और 11 बजे बताया जाता है कि इतिहासकार यह भी बताते हैं कि 11 बजे लड़ते लड़ते यानी इतनी दोपहर में लड़ते लड़ते क्या होता है कि सबके पसीने छूट जाते हैं और फिर लगभग 2 बजे बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जो अकबर की सेना है तो इसमें जो ये मान सिंह है ये अपने जो मर्दाना हाथी था उस पर बैठा हुआ था, मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। तो वहां से तो फिर ये महाराणा प्रताप क्या करता है, इस मान सिंह के पास अपने चेतक के घोड़े पर जाकर वहां उसके पास जाते हैं और वहां पर जाकर अपने मतलब जो अपना भाला निकालते हैं तरकस से, और अपने तरकस से भाला निकाल कर जो मान सिंह का मर्दानी हाथी था उसके ऊपर होदा रखा था, होदा उसको होदा कहते हैं, जिसमें मान सिंह बैठा हुआ था। तो उस होदे की तरफ क्या करते हैं, वो अपना भाला फेंकता है और वह भाला सीधा जाके उस होदे के आर पार हो जाता है। लेकिन जो मान सिंह होता है ये मतलब उस होदे में क्या छिप जाते हैं और बच जाते हैं। तो उसी और यह भी बताया जाता है कि जब ये महाराणा प्रताप का चेतक का घोड़ा जब इस मान सिंह का जो मर्दाना हाथी था उसके सूंड के ऊपर अपने पैर रखता है तो उस समय बताया जाता है कि उसकी सूंड के ऊपर लोहे की तलवारें लगी हुई थी और वह लोहे की तलवारें उसकी उस चेतक के घोड़े के जो पीछे के टांग है उनसे मतलब कुछ कट जाती है, इससे वह घायल हो जाता है। और फिर इस दृश्य को देख यानी ऐसा दृश्य जब दिखाई देता है तो इधर अकबर की सेना और ये इधर प्रताप की सेना ये दोनों मतलब अपने युद्ध को तो भूल जाती है और वह दृश्य देखने लग जाते हैं। जो दृश्य मतलब महाराणा प्रताप भाला फेंकता है ऐसा दृश्य देखकर सबकी आंखें बोचंगी रह जाती है, एकटक रह जाती है कि अब क्या होगा, या तो मतलब ये महाराणा प्रताप मरेगा या फिर कि ये मान सिंह मरेगा। और ऐसा होने के बाद में फिर जब ये जो महाराणा प्रताप का जो चेतक का घोड़ा था वह अपने टांगों से खून से लथपथ हो जाता है और जब लथपथ हो जाता है तो मान सिंह के भी कुछ खून लग जाता है। जब मुगल सेना मान सिंह को देखती है कि ये तो मान सिंह मारा गया तो ऐसा देखने पर वह मतलब घबरा जाती है और ऐसा होने के बाद में घबरा जाने के बाद में और फिर उधर जो प्रताप की सेना थी वह सोचती है कि महाराणा प्रताप मारा गया तो वह क्या करती है, वह महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेती है, महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेती है। अब देखिए युद्ध हो रहा था तो इस समय जो दृश्य जो सामने आ रहा था